हम एक्शन लेते हैं और परिणाम पाते हैं। इसलिए अगर आप मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं इस काम में अच्छा नहीं या उस काम में अच्छा नहीं, या ये मेरे लिए असंभव काम है जैसे शब्दों का पोषण अपने दिमाग को देते हैं, तो ऐसा करना छोड़ दें। अपने दिमाग को आज से ही पॉजिटिव शब्दों की खुराक देना शुरू करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से आपका दिमाग आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। इसी के साथ आते हैं अपने नए चैप्टर पर। तो कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जेफ इसके बारे में लिखते हैं कि अक्सर हम एक दूसरे से बातचीत शुरू करने से पहले इसका प्रयोग करते हैं। हम इसे लाइटली लेते हैं या एक सामान्य सी प्रतिक्रिया के साथ इसका उत्तर देते हैं। लेकिन हमें इसे खुद से करीब 10 बार पूछना चाहिए कि कैसे हैं आप, और 10 बार इसका उत्तर देना चाहिए। हो सके तो आप इसकी संख्या बढ़ाकर 50 भी कर सकते हैं। इस सामान्य सी दिखने वाली प्रतिक्रिया का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस छोटी सी प्रतिक्रिया से आपका एटीट्यूड झलकता है। ये प्रतिक्रिया आपके एटीट्यूड को बना और बिगाड़ सकती है। इसलिए इसका उत्तर देते समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने में लोग 3 तरह के भावों को दर्शाते हैं: पॉजिटिव, कॉमन और नेगेटिव। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं नेगेटिव प्रतिक्रिया के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको इसी तरह के मिल सकते हैं या मिलते होंगे। ऐसे लोगों से जब आप पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो इनके जवाब इस तरह के होते हैं: ठीक नहीं चल रहा, हालत खराब है, आज का दिन सबसे खराब रहा, जिंदगी से थक गया हूं, यार ये संडे कब आएगा। इसका मतलब ये जिस काम को कर रहे हैं उससे खुश नहीं है, या फिर फ्राइडे और सैटरडे आते आते ये अपने काम से बोर हो जाते हैं। और जब आप इसका जवाब किसी से पाते हैं कि यार पूछो ही मत, तो आप समझ लीजिए कि आपको और भी सुनना पड़ेगा। वो इंसान आप जैसे दुर्लभ मनुष्य की खोज कर रहा था। वो अपने दुख का पिटारा लिए आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर वो आपसे अपने ऐसे ऐसे दुखों के बारे में बताएगा जिसे कोई भी आसानी से खत्म कर सकता है। फाइनली आपको खुद पर दुख जताना पड़ेगा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया, काश मैं इनसे पूछता ही नहीं कि कैसे हैं आप। आप भी अपने पर गौर करें, क्या आप भी ऐसे ही जवाब देते हैं, मतलब नेगेटिव, दुख भरे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी ये आदत बदलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर आप चाहेंगे तो आप अपने इस रवैये को बदल सकते हैं। अब आइए कॉमन जवाब देने वालों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। याद रहे, ये इतने नेगेटिव नहीं होते, लेकिन ये उनसे कम भी नहीं होते। इनका जवाब होता है: अच्छा ही हूं, बस जिंदगी चल रही है, मेरी हालत इससे भी बेकार हो सकती थी, फंसा हूं, बस किसी तरह चला रहा हूं, बस पहले जैसा ही हूं, ठीक हूं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके उत्तर में ऊर्जा की कमी होती है। ये ना तो बहुत अच्छा फील करते हैं और ना ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जो लोग कॉमन या औसत दर्जे के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके एटीट्यूड भी औसत दर्जे के ही होते हैं। उनके एटीट्यूड भी औसत दर्जे के ही होते हैं। उनमें कुछ नया तलाशने और करने का उत्साह नहीं पनपता। उनका मकसद बस किसी तरह जिंदगी जीते चले जाना है। अब आइए जान लेते हैं पॉजिटिव प्रतिक्रिया देने वाले लोगों का जवाब क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव लोगों के जवाब लास्ट में क्यों? क्योंकि आखिर में आपको पॉजिटिव प्रतिक्रिया की आदत ही डालनी चाहिए। जवाब होते हैं: बहुत बढ़िया, मस्त, शानदार, ग्रेट, जबरदस्त, मस्त जिंदगी जी रहा हूं। तो इनके जवाब ऐसे होते हैं। इनके जवाब सुनकर आपको भी अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के चेहरे और चाल में एक ऊर्जा दिखती है। इनसे लोग जुड़ना चाहते हैं। आपको भी अगर सफलता हासिल करना है तो ऐसे ग्रुप के लोगों के साथ तालमेल बिठाएं। ये आप में कभी भी उत्साह की कमी नहीं होने देंगे। यदि आप बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि मैं अच्छा हूं, तो ईश्वर भी आपके शब्दों को सही ठहराने का प्रयास करता है। आप एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करेंगे जो आपके आसपास की पॉजिटिव चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। अब तो आप नेगेटिव, कॉमन और पॉजिटिव प्रतिक्रिया का अंतर समझ ही गए होंगे। क्या आप किसी ऐसे के साथ काम करना चाहेंगे जो ये कहे जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, बस जिंदगी चल रही है?
बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। आप उसके साथ काम करना चाहेंगे जो कहता है जिंदगी मस्त चल रही है, मैं एक शानदार जिंदगी जी रहा हूं। तो फिर आपको भी जिंदगी को शानदार बनाना चाहिए। और जब आपसे कोई पूछे कि कैसे हैं आप, तो एक पॉजिटिव जवाब दें। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, मुस्कान आपके रंग रूप को निखारने का सबसे बहुमूल्य उपाय है। इसी के साथ आइए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। पिछले चैप्टर में हमने जाना, अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसे हैं आप, तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए। मतलब हमें पॉजिटिव जवाब देना चाहिए। इससे आपसे ज्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे। आप अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए इस चैप्टर में कुछ नई चीजें सीखते हैं। हाँ, आगे बात करने से पहले उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके दिमाग में पिछले चैप्टर को सुनकर ये सवाल आ रहा होगा कि जब अच्छा नहीं चल रहा तो झूठ कैसे बोलूं, मैं सत्यवादी हूं। अगर मैं थका हूं तो जोशीला कैसे बोलूं। बिल्कुल सही। लेकिन जरा आप ही बताइए, क्या आप उस आदमी के साथ दिन बिताना चाहेंगे जो आपसे ये कह दे कि वो थका हुआ है। बिल्कुल नहीं बिताना चाहेंगे। अगर आप भी ऐसे ही जवाब देते हैं तो सच में आपका दिन बुरा जाएगा, थका हुआ जाएगा। लेकिन इसी बीच आपकी कोई खरीदी हुई लॉटरी लग जाए तो आपकी थकान छूमंतर हो जाएगी। आप सोचने लगेंगे कि इन पैसों का क्या करें। 8 साल के लड़के की तरह आप में जोश आ जाएगा। एक्चुअली ज्यादातर मामलों में आप मानसिक रूप से ही थके होते हैं और धीरे धीरे इस थकान को आप अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं। अगर आप इस थकान को पॉजिटिव प्रतिक्रिया से सही करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सच में ऐसा ही महसूस करना चाहिए था। तो अच्छा और सच्चा महसूस करने के लिए झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। विलियम ऑथर वॉर्ड कहते हैं कि ऊर्जावान इरादे से एक सामान्य दिन भी शानदार बनाया जा सकता है। तो अब जब हम अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया से शुरू करने के बारे में जान गए, तो एक और जरूरी बात जान लेते हैं जो ज्यादातर लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, शिकायत करना। बहुत से लोगों को शिकायत करना बहुत पसंद है। वो इसे अपनी आदत में इस कदर शुमार कर लेते हैं कि छोटी छोटी चीजों की भी शिकायत करने लगते हैं। फिर उन्हें हर चीज से शिकायत होने लगती है। मतलब फिर वो किसी चीज से खुश नहीं होते। क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपना दिन व्यतीत करना चाहेंगे जो बात बात में शिकायत करता हो? बिल्कुल नहीं। आप 2-4 दिन में उससे बोर हो जाएंगे। उसे देखते ही अपना रास्ता बदलने लगेंगे। तो आप फटाफट इस शिकायत करने वाली आदत को छोड़ दें। जेफ यहाँ थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कभी कभी आपका कोई दोस्त अपने जीवन के कटु अनुभवों के बारे में आपसे बात करेगा या वर्तमान में अपनी हालत को आपसे शेयर करना चाहेगा। तो आप उसे शिकायत समझकर इग्नोर ना करें। एक्चुअली वो आपको अपना समझकर अपनी हालत बताना चाहता है। हो सकता है कि वो आपसे अपनी मजबूरी बताकर इससे निपटने का सुझाव लेना चाहता हो। जेफ ऐसे प्रसंगों की तारीफ करते हैं। हम इंसान हैं, अपने संबंध एक दूसरे से इसीलिए बनाते हैं जिससे हम एक दूसरे की मदद कर सकें, सुझाव दे सकें। तो आपको शिकायत करने वाले और अपनी समस्या का समाधान खोजने वाले लोगों के अंतर को समझना आना चाहिए। उम्मीद है कि अगर आपने हमारे अभी तक के सारे चैप्टर्स को अच्छे से सुना होगा तो आपको ये अंतर अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी अंतर समझना है तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक तो शिकायत करने वाले को शिकायत करने में ही बड़ा मजा आता है। वो जब अपनी समस्या के बारे में आपसे बात कर रहा होता है, तो जब आप वही समस्या उससे बताएंगे तो वो आपकी समस्या में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। शिकायत करने वाले को अपना दुख हमेशा सबके दुख से बड़ा लगता है। आप में भी अगर शिकायत करने की आदत है तो आपको इसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि शिकायत की आदत आपके अरमानों पर पानी फेर सकती है। हालांकि अगर आपके अंदर इसकी आदत पुरानी है तो जल्दी नहीं जाएगी। इसे धीरे धीरे करके छोड़ना होगा। जब आपको कोई ऐसा मिलता है जिससे आपको शिकायत करने का मन कर रहा हो, आप अपने अंदर ही सोचिए कि आज मुझे शिकायत नहीं करनी है। धीरे धीरे ये आदत आपके अंदर से निकल जाएगी। आप उन समस्याओं की शिकायत करने के बजाय उनका हल खोजने लगेंगे। इसीलिए शिकायत की वजह होने पर भी आपको शिकायत करने से बचना चाहिए।
इसके लिए आपको चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। आप अपने उन रिश्तेदारों के बारे में सोचें जो ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर गाली बकने लगते हैं, टायर पंचर होने पर उसे बनवाने की सोचने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, या आपका कोई रिश्तेदार सही से बैठने या खाने पर रिश्ता तोड़ देता है। हकीकत यह है कि वे चीजों को सही प्रोस्पेक्टिव यानी परिपेक्ष में लेने की शक्ति को खो चुके होते हैं। उनको हर चीज में कमी दिखती है, जो मिलता है उससे शिकायत करते फिरेंगे। हमें एडी रेकनबेकर से सबक सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन 21 दिन प्रशांत महासागर में सिर्फ एक लाइफ बोट के सहारे भटकते हुए बिताए थे। रिकनबेकर कहते हैं कि अगर आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है और पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो आपको किसी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब आइए आखिरी में शिकायत करने से होने वाले नुकसानों के बारे में भी जान लेते हैं। जेफ लिखते हैं कि शिकायतें आपके खिलाफ 3 तरह से काम करती हैं। पहला, कोई भी इंसान आपकी तबीयत और प्रॉब्लम के बारे में नकारात्मक खबर नहीं सुनना चाहता। दूसरा, बार बार शिकायत करने से आप अपनी समस्याओं और दुखों को पोषण देते हैं। तो आपको अब तो समझ जाना चाहिए कि फिर शिकायत करने से क्या फायदा है। तीसरा, शिकायत करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि आप उपायों के लिए सृजनात्मक शक्ति को भी खो देते हैं। जो बात अभी मैं बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुने। माना यह जाता है कि 90% लोगों को आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं होता, और बचे 10% लोग आपको समस्याओं से घिरा हुआ देख अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि शिकायत से होने वाले नुकसान क्या हैं। तो आइए अपनी बातचीत से शिकायत को हटाकर उत्साहवर्धक बनाएं, अपने आसपास के माहौल को ऊर्जावान बनाएं। लेडी हॉलैंड के इस कोट के साथ अपने अगले चैप्टर पर आते हैं। वो कहती हैं कि समस्या नवजात शिशु के समान होती है, लालन पालन करने से वो बड़ी होती जाती है। संगत का असर। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी। किताब के राइटर हैं जेफ केलर। जेफ अपने आप में एक मिसाल हैं। वो एक बहुत बुरे दौर से बाहर आए, खुद तो सफल हुए ही हजारों को अपने मकसद को हासिल करने के लिए प्रेरित भी कर चुके हैं, और अभी भी अपने इस कार्य में लगे हुए हैं। ये सब वो अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बदौलत कर सके। ये किताब भी मुख्य रूप से इंसान के एटीट्यूड के बारे में है। पिछले चैप्टर में हमने शिकायत और शिकायत करने वाले लोगों के बारे में जाना। हमें ये सबक मिला कि शिकायत हमारे जीवन को किस तरह से और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, इसलिए हमें शिकायत करने से बचना चाहिए। अब जब हमने अपने आप को एक शिकायती इंसान बनने से बचा लिया, तो अब हमें संगत के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी संगत का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। द लिविंग बाइबल के प्रोवर्ब्स 27 का एक प्रसंग कोट करते हुए जेफ लिखते हैं कि आईना इंसान के चेहरे का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन उसकी संगत से पता चलता है कि वो वास्तव में कैसा है। जी हाँ, आपकी संगत से आपकी असलियत का पता चलता है। माइक का जिक्र करते हुए जेफ लिखते हैं कि जब माइक हाई स्कूल में थे तो अपना ज्यादातर समय पड़ोस के लड़कों के साथ बिताते थे। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, जिंदगी का मतलब सिर्फ टाइम पास था। उनके पास जब किसी दिन टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वे रोड पर आती जाती गाड़ियों को यूं ही देखते रहते थे। अगर माइक उनसे कभी कुछ करने के लिए कहते तो वे उसे हतोत्साहित कर देते थे। माइक चुप हो जाता था। माइक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उनके साथ इसलिए रहता था ताकि उसे एक ग्रुप मिला रहे। जब माइक कॉलेज में गया तो वहां भी उसे नकारात्मक सोच वाले लड़के मिले, लेकिन वहां पॉजिटिव सोच वाले विद्यार्थी भी थे। तो माइक ने उनका साथ करना उचित समझा। अब माइक के पास 2 ऑप्शन थे, अच्छी संगत और बुरी संगत के। तो उसने अच्छी संगत का साथ पकड़ा। आज माइक एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक के बाद एक सफलता को अर्जित किया, क्योंकि माइक को अच्छी संगत का असर मालूम था। जब जेफ ने माइक से उसके पुराने साथियों के बारे में पूछा तो माइक ने जवाब दिया कि वो अभी भी उसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने उसी नजरिए को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। आज भी वो रोड साइड पर टाइम पास करते मिल जाएंगे। जेफ ने माइक का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने इसलिए रखा जिससे आपको अच्छी संगत और बुरी संगत का फर्क मालूम हो सके।
कभी कभी आप बुरी संगत के दलदल में ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। फिर आप अपनी सोच को एक दायरे तक फिर आप अपनी सोच को एक दायरे में सीमित कर लेते हैं और एक उद्देश्यहीन जीवन जीते चले जाते हैं। फिर हम ये भी नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताएं, मैं आपको आपके चरित्र के बारे में बताऊंगा। यही कारण है कि आपके माता पिता आपकी संगत पर बहुत ध्यान देते हैं। वे आपके दोस्तों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में आपकी सबसे ज्यादा फिक्र आपके माता पिता ही करते हैं और उन्हें संगत के प्रभाव के बारे में अच्छे से पता होता है। ये तय है कि भविष्य में जब भी आप माँ बाप बनेंगे, आपको भी अपने बच्चों की ऐसी ही फिक्र होगी। आप भी उनको समझाते फिरेंगे कि अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ, बुरी संगत से बचो। समाज में दो तरह के लोग आपको ज्यादा संख्या में मिलेंगे। पहले टॉक्सिक पीपल और नरिशिंग पीपल, अर्थात जहरीली मानसिकता वाले और पौष्टिक यानी प्रोत्साहित करने वाली मानसिकता वाले। आशा है कि आप इन दोनों तरह के लोगों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इनके अंतर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो अब ये आपको चुनना है कि आपको किसकी संगत करनी है। अगर आप जहरीली मानसिकता वाले लोगों की संगत करते हैं तो वे आपको अपने दायरे से निकलने नहीं देंगे। अगर आप कुछ नया सोचेंगे या करना चाहेंगे तो वे आपको अपने स्तर पर खींच लाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बुरी संगत से बाहर आना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छी संगत में आप दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे। इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपनी दोस्ती का मूल्यांकन करते रहें, इसकी जांच परख करते रहें, भले ही आपकी दोस्ती कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। ये कोई आसान मुद्दा नहीं है, इससे आपका भविष्य जुड़ा होता है। एक बात हमेशा याद रखें, जो आपके समय में हस्तक्षेप करते हैं वे आपकी सबसे कीमती चीज यानी दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये सुनने में बुरा लग रहा होगा कि जेफ उन्हें उनके नेगेटिव दोस्तों को उसके हाल पर छोड़ने को कह रहे हैं। जेफ इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वो इस निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि किसका साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि नेगेटिव सोच वाला खुद को बदलना ही नहीं चाहता। वो तो बस एक ऐसे इंसान को खोजता रहता है जो उसकी बदकिस्मती की कहानी सुन सके। बाकी आप अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। तो आइए अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत आपको जरूर सुनना चाहिए। आप जिस माहौल में रहते हैं, धीरे धीरे आप उसी का हिस्सा बन जाते हैं। डर को डट कर मात दें। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। पिछले चैप्टर में हमने अच्छी संगत और बुरी संगत के बारे में जाना और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी अच्छे से जान लिया। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी बुरी संगत में पड़े हैं और निकलना चाहते हैं तो आपको उन पर गुस्सा करने या लड़कर निकलने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत सारे व्यवहार कुशल रास्ते मिल जाएंगे। आप उस गलत संगत से बाहर भी आ जाएंगे और आपकी कोई बात भी नहीं बिगड़ेगी। तो आइए अपने इस चैप्टर में किताब के अगले हिस्से पर चर्चा करते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे डर की। डर से तो सभी डरते हैं। अगर आप इंसान हैं तो डर से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ जेफ सलाह देते हैं कि आप जिस काम से डरते हैं उसे ही करें। है ना डेयरिंग बात सलाह? हालांकि उनका ये कहना नहीं है कि अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो जाइए किसी ऊंची जगह से छलांग लगा दीजिए, या आपको बंजी जंपिंग से डर लगता है तो आप वही करिए, या पानी से डर लगता है तो जाकर गहरी नदी में कूद जाइए। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। जेफ आपके व्यावसायिक और निजी जिंदगी में आने वाले डर को जीतने की बात करते हैं। जैसे आप किसी काम को शुरू करने से पहले सोचते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, आप उस डर की वजह से पीछे लौटते हैं, या आप किसी से रास्ता पूछने से डरते हैं या झिझकते हैं और भटकते रहते हैं, या आपको स्टेज पर भाषण देने से डर लगता है। कई लोग स्टेज पर आते ही रोने लगते हैं या कांपने लगते हैं। इसी डर की वजह से वे स्टेज पर आते ही नहीं। बहुत मन होने के बाद भी वो नहीं कर पाते। तो जेफ उनको सलाह देते हैं
कि उन्हें ऐसे डर पर जीत पाने के लिए खुद को हिम्मत करके आगे लाना चाहिए। आप 1-2 बार 3 बार स्टेज पर घबराएंगे, कांप जाएंगे, बोलने में अटकेंगे। फाइनली आप इस डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जेफ अपने बारे में बताते हुए खुद लिखते हैं कि वो करीब 30 सालों तक डरते रहे। अपने डर की वजह से वो उस काम को करते चले जा रहे थे जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आप भी अपने डर पर जीत पाएं और सफलता हासिल करें। रैल्फ वाल्डो एंडरसन कहते हैं कि आप वो करें जिससे आप डरते हैं, एक दिन आपके डर की मृत्यु सुनिश्चित है। जेफ मोटिवेशनल स्पीकर गिल ईगल्स की एक बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उनके एक वाक्य ने जेफ की जिंदगी बदल दी। वो वाक्य है, अगर आपको सफल होना है तो आपको बेचैन रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेफ कहते हैं कि उन्होंने ईगल्स की कई प्रेजेंटेशन सुनी, लेकिन उनकी ये लाइन उनके दिल को छू गई। इससे प्रेरित होकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ लोग अपना कंफर्ट जोन कुछ लोग अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। जैसे किसी को काम करते हुए दूसरे को ट्राई करने से डरते हैं। उनको लगता है कि कहीं दूसरे के चक्कर में ये काम भी ना चला जाए जो वो अभी कर रहे हैं, और जिंदगी भर उसी काम को करते रहते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन में एक आरामदायक जिंदगी बिताने में लगे रहते हैं। वो उस काम को भी इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो उनके लिए इजी है। हालांकि बहुतों के लिए उनका काम उनके मन का नहीं होता, फिर भी करते हैं क्योंकि उन्हें उस काम से पैसे के साथ साथ इज्जत भी मिलने लगती है। फिर वो दूसरे काम को ट्राई करने से पहले सोचते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, दूसरा काम न चला तो, फेल होने पर लोग हंसेंगे। इस चक्कर में वो अपने कंफर्ट जोन में फंसते चले जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफलता हासिल करना है, अपने मनपसंद काम को करना है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना ही पड़ेगा। आप भी अपने डर पर जीत हासिल करें। डरने की वजह से आप कोई दूसरा सरल काम पकड़ लेते हैं और सोचते रहते हैं कि बाद में अपना पसंदीदा काम करेंगे, लेकिन बाद में डर आप पर और भी हावी हो जाता है। फिर आपको बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है, आप हताश और निराश महसूस करते हैं, आप अपने भविष्य में मिलने वाली सफलता को खो देते हैं, एक उद्देश्यहीन थकाऊ जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। आप अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उस पर विजय हासिल करें और एक ऊर्जावान और सफल जिंदगी के मजे लें। बहुत से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वे असफल होने से घबराते हैं। जेफ एक महिला की कहानी सुनाते हुए लिखते हैं कि एक महिला थी, वो 26 सालों तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाई थी। $22,000 की सालाना आय से पहले उसे 18 बार काम से निकाला गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपनी कार में रात गुजारनी पड़ी। फूड स्टैंपों पर जीवन बिताना पड़ा था। मैं यहाँ फूड स्टैंप के बारे में बताना चाहूंगा। सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा स्टैंप है जिसे देकर आप मुफ्त में भोजन कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जब ये किताब सफलता पर केंद्रित है तो आप असफलता की कहानी क्यों सुना रहे हैं? आपकी सफलता में असफलता का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बार बार आने वाली असफलता से आप घबराते नहीं तो आपका सफल होना निश्चित है। जैसे बचपन में आप साइकिल सीखते समय कई बार गिरते हैं, असफल होते हैं, लेकिन आखिर में आप साइकिल सीख जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी जिद और बार बार एक ही असफल काम को करने का होता है। अगर आप साइकिल सीखते वक्त आशावादी और पॉजिटिव थे, आपने पहले ही दृढ़ विश्वास बना लिया था कि आपको साइकिल सीखना ही है, और आप कई असफल प्रयासों के बाद सफल हो जाते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड पर, इस वादे के साथ कि अपनी सफलता की राह में आने वाली हर असफलता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि असफलता वो प्रतिक्रिया है जो हमें ये संकेत देती है कि हमें अपने में सुधार की जरूरत है। अब इससे अच्छा क्या है? असफलता से सीख लेते हुए सफलता को गले लगाएं। अगले चैप्टर पर चलने से पहले हमें एल्बर्ट हार्वर्ड का फेमस कोट जरूर सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो किसी गलती को करने से डरता है। निष्कर्ष, एटीट्यूड बदलें, जिंदगी बदल जाएगी।
नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी। इसके राइटर हैं जेफ केलर। जेफ अपने आप में एक मिसाल हैं। वो एक बहुत बुरे दौर से बाहर आए, खुद तो सफल हुए ही, हजारों को सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित भी कर चुके हैं और अभी भी इस कार्य में कार्यरत हैं। ये सब वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की बदौलत कर सके। पिछले एपिसोड में हम दो महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा कर चुके हैं, डर और असफलता। और हमने सीखा कि हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करना चाहिए। हमने ये भी जाना कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। बिना असफलता के आपको सफलता नहीं मिलेगी। असफलता हमें वो सीख देती है जो हमें सफलता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी होती है। हम इस किताब के सभी चैप्टर पर अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। हम अपनी बुक समरी के आखिरी पड़ाव में हैं, यानी अपने आखिरी चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। जेफ बताते हैं कि हमें नेटवर्किंग का सहारा लेना चाहिए। आपको एक ऐसे नेटवर्क में शामिल होना चाहिए जिससे आपको प्रोत्साहन मिले, साथ ही सीखने को मिले। जेफ कहते हैं कि अगर आप ऊर्जावान और पॉजिटिव हैं तो आपसे बहुत से लोग जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। जेफ आज जहां है वहां तक पहुंचने में नेटवर्किंग का बहुत बड़ा साथ रहा। 1990 में वो सबसे पहले स्टू कॉमन के नेटवर्क में शामिल हुए, जो एक फ्रीलांस कॉपीराइटर थे। स्टीव से मिलना उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। 1992 में स्टीव थिंक एंड ग्रो रिच नामक न्यूज़लेटर में एक सहायक लेखक के रूप में कार्यरत हो गए। उन्हीं के सुझाव पर उनके न्यूज़लेटर में एक वकील से मोटिवेशनल बनने की कहानी पब्लिश की गई। फिर थिंक एंड ग्रो रिच से उनका एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत जेफ के एटीट्यूड इज एवरीथिंग से जुड़े लेख छापे जाएंगे। लेख पब्लिश होने लगे। जेफ को उनके पाठकों के फोन कॉल और लेटर आने लगे। जेफ की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इसी के जरिए जेफ की मुलाकात जिम डोनोवन से हुई। बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जिम ने पब्लिकेशन इंडस्ट्री के कई प्रकाशकों और दूसरे एजेंट से जेफ की सिफारिश की। हालांकि जिम खुद कई सेल्फ हेल्प की किताबें लिख चुके थे और कई लिख भी रहे थे। उनकी हैंडबुक टू अ हैप्पियर लाइफ और दिस इज योर लाइफ नॉट अ ड्रेस रिहर्सल काफी चर्चित किताबें हैं। इन लोगों से मिलने से जेफ को काफी फायदा हुआ। अगर आप सही नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं तो ये आपके लिए किसी चमत्कार की तरह साबित हो सकता है। अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं कि आप जल्द सफलता पाना चाहते हैं या देरी से, तो स्वाभाविक है आप जल्दी वाला ऑप्शन चुनेंगे। सही नेटवर्क से आप जल्द सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप अच्छे नेटवर्क को खोजने में जुट जाएं और मिलते ही जल्द से जल्द उससे जुड़ जाएं। नेटवर्किंग से आपको आपके बिजनेस के हिसाब से ग्राहक आसानी से मिल जाते हैं, रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं, आपको कई नई जानकारियां मिलती हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। ध्यान रहे, जब आप किसी नेटवर्क में शामिल होते हैं तो आपको उसमें शामिल लोगों से मदद मिलती है। अगर आपको उनसे फायदा होता है तो आपको भी उनकी मदद के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। आप एक नियम बना लें, टाइम टू टाइम लोगों को कॉल करें, उनका हालचाल लें, उन्हें एहसास कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। देखिए, फिर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर हकीकत में देखा जाए तो आप भी दूसरों से ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दूसरों को सफलता हासिल कराने में अगर आप उनकी मदद करते हैं तो आप तत्काल और शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हम अपनी इस चर्चा का समापन करने से पहले एक बार फिर से एटीट्यूड के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये किताब एटीट्यूड के बारे में है और आप तो जानते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आप अगर अपनी थकाऊ जिंदगी से ऊब चुके हैं तो अपना एटीट्यूड बदलें, आपकी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदल जाएगी। 28 जुलाई 2006 की एक घटना का जिक्र करते हुए जेफ लिखते हैं, उन्हें अटलांटा जॉर्जिया के एक विशाल बॉलरूम में अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। ये एक वीकेंड सेमिनार था, इसलिए इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे, जिसमें आत्म सुधार यानी सेल्फ डेवलपमेंट के क्षेत्र के कई महान वक्ता शामिल हुए थे। सेमिनार में जिम रॉन और बॉब प्रॉक्टर भी आए हुए थे। वे सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के दिग्गज माने जाते हैं। दोनों ने 40 सालों से ज्यादा का समय इस इंडस्ट्री को दिया है। पूरी दुनिया में घूम घूम कर लाखों लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। अचानक जेफ को अपने 1985 के दिनों की याद आ जाती है।
वो जब नेगेटिव सोच की मार झेल रहे थे और इस मार से बाहर आने के लिए वो जिम रॉन और बॉब प्रैक्टर के ऑडियो प्रोग्राम सुना करते थे और आज उनके साथ प्रेजेंटेशन देना एक चमत्कार से कम नहीं था। वो खुद से सवाल करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तब उनके अंदर से जवाब आता है कि एटीट्यूड बदलने से। इस बात को मान लीजिए, जब आप अपना एटीट्यूड बदलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। आप में एक ऊर्जा का संचार होता है। आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसमें आपका साथ आसपास की ऊर्जा भी देने लगती है। फिर आपको अवसर मिलते चले जाते हैं। आप सफलता को हासिल कर लेते हैं। तो आप भी अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदलें। लेकिन जेफ हमें कुछ सच्चाइयों से भी अवगत कराते हैं कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही महान लोगों की फहरिस्त में शामिल होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी अच्छी चीज को पढ़ने और सुनने के प्रभाव में कुछ ही दिन रह पाते हैं, फिर उसके बाद अपनी उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस किताब से सीखी गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, इस पर प्रतिबद्ध होकर दृढ़ता के साथ एक्शन लेंगे और अपनी सफलता को हासिल करके दुनिया के उन 5% लोगों में शामिल होंगे। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे किसी और किताब की समरी के साथ। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। इसी के साथ अपने दोस्त चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।